हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं आपको बिल्कुल कवर करा चुके हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर ऑलरेडी केमिस्ट्री के जो है वो कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं। ये आपका फिजिक्स के चैप्टर चल रहे हैं, जिसका नाम है पाठ 10 आपका चल रहा है, जिसका नाम है समतल पृष्ठों व गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं, जिसका नाम है स्टडी रूम 2.0 और आप देख रहे हैं 10th क्लास साइंस की सीरीज। इससे पहले इस चैप्टर की भी हम 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये इसका पार्ट 13 यानी पार्ट 13 है। समझ गए आप बात को। चलिए, आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं, जिसका नाम है रेखीय आवर्धन। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और इसके बाद बस न्यूमेरिकल आपके रह जाएंगे। ठीक है, वो भी हम आपको कवर करा देंगे। लेकिन आज का ये जो थ्योरी का टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए, इसको बड़े आसानी से और सिंपली आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए, रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं, समझिए बात को। चलिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, जो आपका गोलीय दर्पण होता है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण आपने ले लिया। ठीक है, इसका क्या बात हो रही है, इसके मुख्य अक्ष की बात हो रही है। ये आपका मुख्य अक्ष की बात हो रही है, समझ रहे हैं आप बात को। चलिए, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, यानी इसके लंबवत प्रतिबिंब की नापी गई लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, जो आपकी वस्तु की लंबाई है, जो आपकी वस्तु की लंबाई है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई h डैश, यानी इसकी लंबाई कितनी मान ली, h डैश, साथ ही वस्तु की लंबाई h हो, यानी इसकी लंबाई हमने h, यानी वस्तु की लंबाई h और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, h डैश हो, तो रेखीय आवर्धन हमारा क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन, यानी बटे में वस्तु की लंबाई, यानी m की क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है आपका m इक्वल टू h डैश अपॉन h, या m इक्वल टू v अपॉन u। अब v अपॉन u का क्या मेथड है, इसका भी मैं थोड़े थोड़े बारे में आपको बता देता हूँ। h डैश, समझ रहे हैं बात, h डैश क्या होता है आपका, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी, मतलब h डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है आपकी। लेकिन अगर आप दर्पण के ध्रुव से देखें तो इसकी दूरी कितनी होती है, v होती है। v ले लीजिए, वो भी माइनस में, समझ रहे हैं आप बात में, माइनस में, समझ गए। उसके बाद h क्या है, आपकी वस्तु की लंबाई है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होती है u, जो दर्पण का ध्रुव होता है आपका p। ठीक है, वो भी क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस में u होता है। तो m इक्वल टू आप कह सकते हैं माइनस v अपॉन माइनस u, और माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल टू v अपॉन u। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, अब इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, नहीं, इस सभी को क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं इसका प्रूव। तो चलिए देखिए, अब आपके लिए लेकर के आए हम आवर्धन के लिए सूत्र। अब वो जो सूत्र है आपका, उसका हम निगमन करने वाले हैं, समझ रहे हैं बात को। उस सूत्र को कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, थोड़ा इसके बारे में स्टेटमेंट देख रहे होंगे। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने क्या किया है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। यह आपका क्या है, एक अवतल दर्पण हमने लिया है। इस दर्पण का ध्रुव क्या है, P है। फोकस केंद्र क्या है आपका, F है, तथा वक्रता केंद्र आपका C है। ठीक है, इस दर्पण के सम्मुख यानी सामने की ओर हमने AB नाम की एक वस्तु ली है, जिसका प्रतिबिंब हमें A डैश व B डैश प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक है और उल्टा हमारा है। ठीक है, चलिए इतना काम आप समझ गए। अब हम इसमें एक अपनी ओर से क्या लगाने वाले हैं, एक कार्य करने वाले हैं। वो देखिए क्या है, आपने ये वाली चीज तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि जैसे ही कोई किरण किसी कोई पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ होता है, या कोई भी चिकना चमकदार पृष्ठ होता है, या कोई भी दर्पण होता है, उससे वो टकराती है, समझ रहे हैं बात को, आती है और टकराती है, तो वो उसी मार्ग में क्या होती है, वापिस चली जाती है। जैसे कि ये रिफ्लेक्शन हुआ, यानी परावर्तन उसका हो जाता है। ठीक है, तो आने वाली होती है आपतित किरण और जाने वाली होती है
परावर्तित किरण, और साथ ही बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है, और जो इनके बीच में बनने वाला कोण होता है वो होता है आपतन कोण का I और इधर R। समझ रहे हैं बात, ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोण I बराबर होता है, कोण R होता है, ये सभी आप क्या है जानते हैं। चलिए अब यही हम थोड़ा सा यहाँ पर कार्य करने वाले हैं, इसके माध्यम से इसमें काम करने वाले हैं हम। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, B को P से मिलाते हैं। ठीक है, ये हमने B को P से मिला दिया। ठीक है, उसके साथ ही इसको ऐसे परावर्तन इसका कर दिया, यानी मान लीजिए कि कोई किरण आती है, कोई किरण आती है और आकर बिंदु P से टकराती है, यानी ये वाला काम होता है, आने वाली आपतित किरण टकराकर जो आपका दर्पण है उससे टकराकर उसका परावर्तन होता है और वो ऐसे चली जाती है। ये जो मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं ये अभिलंब का कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए हमने ये काम कर दिया। अब मैं नीचे का क्या कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, और इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखेंगे, कोण I बराबर कोण R, क्योंकि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा यानी BPA बराबर होगा कोण APB डैश के। क्यों बराबर होगा, परावर्तन कोण। समझ रहे बात, आपतन कोण यानी I हो गया, ये R हो गया, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए मैं नीचे रख कर दे रहा हूं और आगे हम इसको काम को बढ़ाते हैं। चलिए समझ रहे हैं आप बात को। अब देखिए हम त्रिभुज लेंगे, हम जिन दो त्रिभुजों में काम करने वाले हैं उन दो त्रिभुजों के बारे में हम लेंगे। पहला त्रिभुज, या मैं अलग से हमको बना देता हूं, ये वाला त्रिभुज। समझ रहे हैं आप बात को, ध्यान देंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये कहीं पर त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया है भैया, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप। आपको नाम दे देता हूं A, ऊपर ध्यान देंगे B P A डैश B डैश, ये वाला त्रिभुज हमने यहाँ पर ले लिया है। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इनको समरूप दिखाना है हमको, हम समरूप दिखाने का इनका प्रयास करेंगे। अब देखिए आप, त्रिभुज कौन कौन से लिए हमने, A B P, तथा त्रिभुज लिया है हमने A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, हमने दो त्रिभुज लिया है। अब देखिए इनके हम क्या करेंगे, अब कोण देखिए आप, इनका कोण देखिए, BAP कोण BAP बराबर होगा, कोण किसके बराबर होगा, B डैश A डैश P डैश के। कैसे होगा, B डैश A डैश P के। क्यों बराबर होगा, अरे भैया देखिए समकोण है, क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, यानी ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या है, ये आपस में बराबर हो गए। समझ रहे हैं आप बात को, यानी ये आपका समकोण है तो बराबर हो गया। अब देखिए दूसरा कोण, आप देखिए मैंने जैसे कि बताया था, आने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। समझिए, तो बीच में बनने वाला कोण है ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम जो कहते हैं वो ये कोण के बराबर होगा। कोण I किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर होगा परावर्तन के नियम के अनुसार। तो यही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, BPA कोण BPA बराबर होगा किसके, B डैश PA डैश, B डैश PA डैश के। क्यों बराबर होगा, परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार। समझ रहे हैं आप बात को, के अनुसार। ये बाद में जो मैं लिखता हूं ये लिखना अनिवार्य होता है। इसको लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर जो है आपका, जो पेपर कॉपी चेक करेगा आपकी, उसको पता रहेगा कि बच्चे ने क्या स्टेटमेंट इसमें लगाई है। ठीक है, अब आपको मैंने कई बार बता रखा है कि जब किसी दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यानी जो आपका कोण होगा वो होगा ABP बराबर होगा कोण के A डैश B डैश P के। समझ गए, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, तृतीय कोण, यानी तीसरा कोण। समझ गए बात। अब जब तीनों कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए। यही बात हम लिख देंगे, ABP समरूप त्रिभुज
किसके, ए डैश बी डैश पी के। अब इससे क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो इससे हमें क्या निकलेगा, एक निष्कर्ष निकलेगा जो क्या होगा, देखिए ए डैश बी डैश अनुपात किसके अनुपात, ए डैश बी डैश ए बी के अनुपात में, ए बी के अनुपात में बराबर होगा। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। पी ए डैश अपॉन पी ए, पी ए डैश अपॉन पी ए, ये निष्कर्ष इससे निकल गया। समझ रहे हैं आप बात को। अब इन सभी की हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब देखिए माना जो आपकी ये वाली प्रतिबिंब आपका जो बन रहा है उसकी लंबाई क्या है, एच डैश है, ये आपका प्रतिबिंब ही तो है, तो मान लीजिए क्या है, एच डैश है। समझ रहे हैं आप बात को, जो वस्तु की लंबाई है वो एच है। समझ रहे हैं आप बात को। अब यहां से लेकर के यानी वस्तु ए से लेकर के पी तक की दूरी क्या होगी, यानी वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है। समझ रहे हैं आप बात को, यू होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम AP की वैल्यू क्या है आपकी, यू है, यानी वस्तु की दूरी है। और किधरली साइड है आपकी, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के कितने आते हैं, सब माइनस में आते हैं। समझ रहे हैं बात को, यू हो गया वो भी माइनस का। अब प्रतिबिंब की दूरी यानी PA तो आपने लिख दिया PA डैश, यानी PA डैश की वैल्यू यानी PA डैश की वैल्यू आपकी क्या होगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी हो गई। और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा V में ली जाती है, तो V में हमने ले लिया, लेकिन वो लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव में ली जाएगी, नेगेटिव में हमने ले लिया। ये सभी वैल्यू यानी हमने क्या करनी है, इसमें पुट कर देनी है। अब देखिए हम इससे क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका H डैश अपॉन H, ठीक है। यहां से देखिए H डैश अपॉन H और इक्वल होगा किसके, माइनस यू अपॉन वी के। समझ रहे आप बात को, ये मैं थोड़ा हट करके लिख दे रहा हूं, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं कि पी ए की वैल्यू है आपकी माइनस के यू और बाकी के पी ए डैश की वैल्यू है आपकी माइनस के वी। समझ रहे बात को, और इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं। अब यहां पे लिख देंगे हम यही बात कि जो आपकी पी ए डैश क्या है, पी ए डैश माइनस के वी है, माइनस के वी है, और साथ ही आपका पी ए क्या है, माइनस के यू है, ठीक है, माइनस के क्या है, यू है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया और ये क्या हो गया आपका एच डैश अपॉन एच इक्वल टू हो गया वी अपॉन यू के, और ये ही इक्वल होता है एम के यानी रेखीय आवर्धन के। तो आप लिख सकते हैं कि एम इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन एच और बराबर होता है वी अपॉन यू, और यही हमें क्या करना था, इसको प्रूव करना था। समझ रहे हैं बात को, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये होता है आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो आप इस तरीके से अगर आपके पेपर में प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप रेखीय आवर्धन का इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो हमने आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया है, रेखीय आवर्धन का टोटल समापन कर दिया है, और यहाँ पर हमने जो इस चैप्टर की थ्योरी थी उसका भी आपका समापन हो चुका है। आंकिक प्रश्न आपके रह गए हैं, वो भी हम एक वीडियो में आपको कवर करा देंगे, ठीक है। और लगभग आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब तक जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ तो वो आपको बिल्कुल याद हो चुकी होंगी। साथ ही साथ आप उसको पढ़ते चलिए जिससे आपको अच्छे से वो याद हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो रही हैं तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।